नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप जानते हैं, कल राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई थी गुजरात की सूरत कोर्ट ने। अब इसको लेकर के कुछ लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि क्या 2 साल की सजा होने के तुरंत बाद इनकी संसद की सदस्यता अपने आप खत्म हो जाएगी या इसमें समय लगेगा, क्योंकि 1-2 केस तो हमारे सामने हैं। आजम खान के खिलाफ जब 3 साल की सजा सुनाई गई थी तो स्वतः उनकी सदस्यता खत्म हो गई थी। उनके बेटे रामपुर की स्वार सीट से सदस्य थे, लेकिन जैसे ही उनको सजा हुई उनकी भी सदस्यता खत्म हो गई। और लोगों का कहना यह है कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने जो 8(4) का जो कानून था इस संबंध में, जनप्रतिनिधित्व कानून, उसको रद्द करके 8(3) को जो है प्रभावी कर दिया था। और उसमें ये प्रावधान था कि अगर आपको 2 साल की सजा हो जाती है या आप दोषी करार दे दिए जाते हैं तो स्वतः आपकी सदस्यता, चाहे संसद की है चाहे विधानसभा की है, वो खत्म हो जाती है। तो अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि राहुल गांधी को जो सजा सुनाई गई है उसमें सेशन कोर्ट ने इनको 30 दिन का जो समय दिया है कि आप 30 दिन में हाई कोर्ट में इस सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि सेशन कोर्ट ने जिस अदालत ने सजा सुनाई थी वो सजा भी स्थगित कर दी है, निलंबित कर दी है। तो क्या इनकी सदस्यता पर लटकी तलवार भी अभी टल गई है? सिचुएशन क्या है, ये जानने के लिए और इससे जुड़े हुए तमाम दूसरे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जाने माने कानून विशेषज्ञ, आर्थिक राजनीतिक मामलों के समीक्षक विजय सरदाना साहब जुड़ रहे हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। विजय जी, क्या स्थिति है, स्टेटस क्या है? क्या राहुल गांधी की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी या अभी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि हाई कोर्ट क्या कहता है और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस सजा पर? ओंकार जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी नमस्कार, स्वागत है। सर, जहां तक बात है कानून की, ये बात सही है कि इस समय जो स्थिति है कानूनी दांवपेच को अगर हम देखें तो राहुल गांधी साहब एक मुसीबत में है, क्योंकि एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें ये बहुत क्लियरली कहा गया था। ये जजमेंट आया था 2013 का, जिसमें ये कहा गया था कि अगर किसी को भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एमएलए, एमपी, अगर वो कन्विक्ट होते हैं ऐसे केस में जहां पे 2 साल या उससे ज्यादा की सजा है, तुरंत उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। आपको याद होगा सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ था जब मनमोहन सिंह जी अमेरिका के दौरे पे थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, अजय माकन साहब उसको कर रहे थे, तो राहुल गांधी जी ने आके एक पेपर फाड़ा था प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। अगर उस समय राहुल गांधी साहब ने वो पेपर नहीं फाड़ा होता और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके आउट ऑफ टर्न नहीं कुछ कहा होता तो शायद आज ये बच जाते, क्योंकि उस प्रेस क्लब के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जो कानून था जिसकी व्याख्या कर रहे थे अजय माकन साहब, वो यही था कि 2013 में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो तुरंत उनको बर्खास्त नहीं किया जाएगा या उनकी सदस्यता खत्म नहीं होगी, उस पे एक अध्यादेश लाना चाह रही थी कांग्रेस की सरकार कि कम से कम 3 महीने का समय दे दिया जाए ताकि वो कानूनी लड़ाई लड़के अपने पक्ष को या जो भी कोर्ट की स्थिति है उसको हायर कोर्ट में चैलेंज करके उस पर कार्रवाई हो। तो ऐसा नहीं हो कि लोअर कोर्ट के जजमेंट के तुरंत बाद
सदस्यता खत्म हो जाए और बाद में जब कार्रवाई हो और शायद कहीं बेनिफिट ऑफ डाउट के कारण अगर वो बच सके। तो जो उस समय राहुल गांधी साहब ने किया था, आज वही कांड उनके ऊपर भारी पड़ गया। ये है आज वस्तु स्थिति। तो जो आपका सवाल था कि इनकी सदस्यता का क्या होगा, देखिए दो चीजें होती हैं किसी भी कानून के पक्ष में। अगर आप किसी भी गुनाह को अगर आप देखते हैं या सजा को आप देखते हैं, उसमें दो पहलू होते हैं। एक तो होता है कि आप अगर गुनाहगार नहीं है तो आपको सजा नहीं मिलेगी। अगर आपको सजा मिली है तो इसका मतलब आप गुनहगार हैं। इसका मतलब यह है कि दो चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। एक तो है कन्विक्शन, कि आपको गुनाहगार बताया गया है कोर्ट के द्वारा, और दूसरा अगर आपको गुनाहगार बता दिया गया है तो ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी पनिशमेंट। ऐसा तो है नहीं कि आपको गुनाहगार बता दिया जाए और सजा ना मिले। ये तो कानून है, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। पहले मुद्दा यह होता है कि आपका गुनाह साबित किया जाए। एक बार जब गुनाह साबित हो जाता है तो कानून के हिसाब से उसका क्या सजा का प्रावधान है, वकील फिर उस पर बहस करते हैं कि उसमें कुछ रियायत मिल जाए। तो दो लेवल पे आर्ग्यूमेंट चलता है, पहला कन्विक्ट, दूसरा पनिशमेंट। तो ये जो स्थिति है राहुल गांधी साहब की, जो कोर्ट ने कहा है कि आप अपने पनिशमेंट के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन या हायर कोर्ट पे जा सकते हैं, लेकिन स्थिति यह है कि क्या हायर कोर्ट उनके कन्विक्शन को भी माफ करेगा? और अब टाइम नहीं है क्योंकि इमीडिएट ये एक्शन होना है। तो जो कोर्ट का ऑर्डर आज आया है उसकी कॉपी अगर जो पार्टी है जिसने केस किया था राहुल गांधी साहब के खिलाफ, जो पिटिशनर था, वो उस जजमेंट की कॉपी लेगा और जहां पे भी वो सदस्य हैं, मान लीजिए आज लोकसभा के सदस्य हैं वायनाड से, तो वो लोकसभा के स्पीकर को वो कॉपी भेजेगा कि देखिए इनके खिलाफ कोर्ट ने कन्विक्शन किया है, इनकी सदस्यता डिस्क्वालीफाई की जाए। और ये फिर संसद के जो स्पीकर हैं, लोकसभा के जो स्पीकर हैं, जो अध्यक्ष हैं अपने सदन के, वो ये निर्णय लेंगे कि आगे की कार्रवाई कानून के हिसाब से क्या करनी। ये एक ही स्थिति में बच सकते हैं कि तुरंत अगर ये हाई कोर्ट या हायर कोर्ट में जाए और वहां से कन्विक्शन पे भी स्टे ले ले कि नहीं, ये जो सजा है, ये जो गुनाह बताया गया है, ये भी गलत है। उस स्थिति में राहुल गांधी साहब को रिलीफ मिल सकता है। अगर उनका गुनाह माफ नहीं होता है तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन लगभग निश्चित है। और केवल डिस्क्वालिफिकेशन का ही मामला नहीं है विजय जी, 2 साल के लिए इनको जेल भी जाना पड़ेगा। उसके बाद 6 साल तक के लिए ये चुनाव नहीं लड़ सकते, यानी चुनावी राजनीति से दूर रहना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि 8 साल का इनका राजनीतिक करियर दांव पर लग गया है। आज हम 2023 में बैठे हैं, अगर 2023 के आखिर तक भी ये सारी जो सुनवाई है हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, ये खत्म हो जाती है, हालांकि इतना टाइम लगेगा नहीं, तो भी अगर हम 8 साल आगे लगा करके देखें तो ये तो 2029 का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे इस हिसाब से। तो सर आपको याद होगा कि यही कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा था जब दिल्ली का शराब घोटाले की बात हो रही थी। आपको याद होगा कि मैंने ये कहा था कि अगर मनीष सिसोदिया या किसी भी आम आदमी पार्टी के नेता पे कन्विक्शन हो जाता है तो अगले 2 चुनाव वो नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि जो सजा है उसमें मिनिमम 2 से, जैसे करप्शन का एक्ट है उसमें 3 साल की सजा है। अगर करप्शन इन्होंने नहीं किया है, किसी और मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा है, तो 2 साल प्लस 6 साल, जिस दिन ये जेल से बाहर आएंगे या इनकी सजा खत्म होगी उस दिन के बाद से 6 साल। यही मैंने उस समय भी कहा था कि मनीष सिसोदिया या जो भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन सब के लिए खतरा यही है कि अगर वो कन्विक्ट हो जाते हैं तो अगले 2 चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि मिनिमम सजा 2 साल और प्लस 6 तो 8 साल। 8 साल में 2 बड़े चुनाव हो जाते हैं और शायद बीच में 2 विधानसभा के भी चुनाव हो जाएंगे। तो वर्चुअली 4 चुनाव में आप
निष्क्रिय रह जाएंगे। और जब 4 चुनाव की बात आती है तो सर किसी भी पॉलिटिशियन को अगर आप 4 चुनाव से बाहर रख दें, चाहे विधानसभा या राज्यसभा या अपना लोकसभा, क्योंकि ये तो राज्यसभा में भी नॉमिनेट नहीं हो पाएंगे, तो कहने का मतलब ये है सर कि 5 चुनाव अगर आप बाहर हो जाते हैं तो आपका राजनीतिक कैरियर वर्चुअली खत्म। तो ये बात हमें समझनी होगी और ये खतरा राहुल गांधी जी के ऊपर इस समय मंडरा रहा। इनकी प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत। एक ट्वीट उनका सुन लीजिए आप भी और दर्शकगण भी। ये लिखती हैं, तुम्हारा पूरा तंत्र, तुम्हारे संसाधन, तुम्हारी पुलिस और खुद तुम एक अकेले इंसान को चुप कराने में लगे हो, क्योंकि उसने तुम्हारे मुखौटे को बेनकाब कर दिया है। देखना, सच की ताकत जीत उसी की होगी। गांधी डरते नहीं हैं। ये जो एरोगेंस है कांग्रेस की और कांग्रेस के प्रवक्ताओं की, कि आप ना तो कोर्ट कचहरी को मानेंगे, ना आप चुनाव आयोग को मानेंगे, ना पुलिस को मानेंगे, ना जांच एजेंसियों को मानेंगे, सीबीआई पर भी सवाल खड़े करेंगे, ईडी पर भी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर भी, और कोर्ट कचहरियों को भी आप और आपके नेता कहते हैं कि वो स्वतंत्र नहीं रह गई हैं। लेकिन इनका जो बयान था उसके आलोक में जो सुप्रिया श्रीनेत का ये ट्वीट है, वो कहीं ठहरता है क्या? स्वतंत्रता में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, स्वच्छंदता में और पूरे समुदाय को चोर बता देना, क्या इसमें कोई अंतर नहीं होता है? क्या इतनी आजादी है कि आप सभाओं में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी को भी चोर बता दें? चौकीदार चोर है, सारे मोदी चोर हैं। देखिए, ये बहुत दुख की बात है कि जिस तरह से राजनीति में भाषा का स्तर गिरा है, वो वास्तव में दुख की बात है। और दुख की बात ज्यादा इसलिए है कि बहुत सारे नेता ज्यादातर या तो स्पीच राइटर से अपनी स्पीच लिखवाते हैं, या जो उनके सलाहकार हैं उनसे बात करते हैं, या अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं। अगर राहुल गांधी साहब ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया तो इसमें 3 ही लोग जिनके ऊपर कांग्रेस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, वो है कि क्या उनके स्पीच राइटर ने लिख के दिया था? अगर उनके स्पीच राइटर ने लिख के दिया था तो वो कौन थे? अगर उन्होंने स्पीच राइटर ने ये नहीं लिखा तो उनके जो सलाहकार थे जिन्होंने सलाह दी कि राहुल गांधी साहब को इस तरह का वक्तव्य बोलना चाहिए चुनाव के समय में, तो क्या उन्होंने राहुल गांधी को मिसलीड किया? तीसरा, या राहुल गांधी ने अपने विवेक का इस्तेमाल करके इस भाषा का उपयोग किया? चौथा, जो हो नहीं सकता फिर भी मैं एक पॉसिबिलिटी आपके सामने रख रहा हूं, क्या राहुल गांधी साहब ने बीजेपी से कंसल्ट करके यह स्टेटमेंट दिया था? तो कहने का मतलब यह है कि 4 में से कौन सा विकल्प सही है? एक तो सही होगा, क्योंकि यह स्टेटमेंट आया है राहुल गांधी के शब्दों के रूप में, यह स्टेटमेंट है, रिकॉर्डेड है, कोर्ट में गया है, आज पूरी दुनिया उसको दोबारा सुन रही है और बिल्कुल भी अच्छे टेस्ट में नहीं है। चाहे आप कुछ भी बोले, चाहे आप इसको बोले कोर्ट में, आप सॉरी बोल के, स्लिप ऑफ टंग करके आप माफी मांग के आ सकते थे, लेकिन वो नहीं हुआ। और दूसरी सबसे बड़ी बात है जो मुझे चौंका रही है कि कांग्रेस में इतने सीनियर एडवोकेट हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, बाकी लोग हैं, वो क्यों नहीं पैरवी करने गए राहुल गांधी के ऊपर जब इतना बड़ा स्टेक इन्वॉल्व था? तो क्या उन्होंने इसको लाइटली लिया? या उन्होंने भी, जितने बड़े वकील हैं जो कांग्रेस के लोग हैं, क्या उन्होंने इस बात को इतना लाइटली लिया कि यार ये तो राहुल गांधी की प्रॉब्लम है, हम इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे? क्योंकि इससे मिलता जुलता ट्वीट अगर आप देखें थोड़े दिन पहले मिस्टर खेरा का था, जो कांग्रेस के प्रवक्ता जब बोल रहे थे अडानी और मोदी के उस भाषण में उनके पिताजी के नाम के साथ उन्होंने छेड़खानी की थी, तो तुरंत जाके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया गया था। लेकिन सवाल अब यह है कि इस तरह की जो हरकत हुई और इस तरह का जो कानून में दाव पे चल रहे थे कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, तो कांग्रेस के सीनियर एडवोकेट्स कहां थे अगर ये स्टेक इतना ज्यादा था? पहला सवाल ये है, उन लोगों ने राहुल गांधी को क्या एडवाइस करी? ये भी एक जांच का विषय है, क्योंकि
ये अंदर का बात जरूर है कि क्या इतने सीनियर लीडर को, जिसपे पूरी पार्टी का आधार है, उसको कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं था या उनके हित को बचाने वाला कोई नहीं था इतनी बड़ी पार्टी में? ये अपने आप में एक सवाल है। दूसरा सवाल सर इसमें निकल के ये भी आता है कि आज जब स्थिति आ गई है कन्विक्शन को लेके, एविडेंसेस सामने है, ऐसा नहीं है कि कमरे में किसी ने बोला था, डाउट था। अगर ये डाउटफुल केस होता तो ये मानहानि का मामला सिविल केस होता, ये क्रिमिनल केस नहीं होता। क्योंकि हिंदुस्तान में डिफेमेशन दो तरीके का है, सिविल भी है, क्रिमिनल भी है। जहां पे डाउटफुल होता है कि देखिए आपने मेरे साथ बदतमीजी करी, आपने मेरे पे लांछन लगाए, मेरे समाज को आपने कहा और आपने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, वहां शब्दों की व्याख्या और शब्दों के चयन पे बहस हो सकती है। और अगर वहां डाउटफुल सिचुएशन है तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता रहा कि सिविल केस बन जाता, आपको पेनल्टी देनी पड़ती और काम छूट जाता। लेकिन राहुल गांधी साहब की वो जो 2 मिनट की स्पीच है, अगर उसका सेकंड पार्ट आप देखते हैं, वर्चुअली 15 सेकंड, उसने इनकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। जब उन्होंने ये कहा कि सारे चोर इसी सरनेम के हैं, और मजे की बात, यहां तक तो ठीक था क्योंकि वहां पे उन्होंने 3-4 लोगों का स्पेसिफिक नाम लिया, लेकिन जब उन्होंने आगे शब्द को जोड़ा, इन लाइनों को जोड़ा कि और ढूंढेंगे इस नाम के लोग तो और मिलेंगे, वो स्टेटमेंट घातक था जी। वो पूरी कम्युनिटी को ब्लैकलिस्ट करने वाली बात थी, और उसी का खामियाजा आज इनको उठाना पड़ रहा है कोर्ट में। तो अब अगर मान लीजिए हायर जुडिशरी भी रिलीफ देती है कन्विक्शन में, तो क्या फिर एक बार और जुडिशरी पे ट्रोल होगा? मैं पुराने मुद्दे पे आ रहा हूं जिसको लेके जुडिशरी कहती है कि हमारे पे ट्रोलिंग क्यों होती है। तो दोनों तरफ से स्थिति इंटरेस्टिंग हो गई है। कांग्रेस के जितने बड़े वकील हैं, अब वो राहुल गांधी को क्या बचा पाएंगे? अगर हां तो उनको हायर जुडिशरी जाना होगा। हायर जुडिशरी के सामने सारे एविडेंसेस हैं जो पब्लिक डोमेन में है। ऐसा नहीं है कि ये बहस कोर्ट में चल रही है और कोर्ट के दाव पेच है, क्योंकि स्टेटमेंट वाइड ओपन पब्लिक फोरम के स्टेटमेंट। और अगर कोर्ट्स, हायर कोर्ट्स लीनियंट व्यू लेती हैं उस पर और कहती हैं कि नहीं, लोअर जुडिशरी ने सही निर्णय नहीं लिया, इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ थी, या जो भी टेक्निकली आधार पे उसको डिफ्यूज करने की अगर कोशिश की जाती है, तो अब हायर जुडिशरी पे भी ये दबाव पड़ेगा कि किस तरह का काम हो रहा है। तो ये एपिसोड अभी खत्म नहीं हुआ है सर, इसमें अभी कई और डायमेंशन निकलेंगे, कई और ट्विस्ट एंड टर्न निकलेंगे। लेकिन ये जनता, समाज और न्यायपालिका के बीच का खेल एक तरफ है, लेकिन राहुल गांधी के पॉलिटिकल कैरियर और सोनिया गांधी के अपने आप जो पारिवारिक पॉलिटिकल कैरियर है, जिसको आप बोल सकते हैं कि मेन कांग्रेस फैमिली, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा, सक्सेशन प्लानिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल लग जाता है। विजय जी, ये मानहानि का अकेला केस नहीं है। इसी से जुड़ा हुआ एक केस सुशील मोदी ने पटना में भी किया हुआ है राहुल गांधी पर, क्योंकि वो भी मोदी हैं और उन्होंने कहा कि हमें, हमारी कम्युनिटी को इन्होंने ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। इसके अलावा 5 और केस भी अलग अलग राज्यों में राहुल गांधी पर मानहानि के चल रहे हैं। मैं टेक्निकली एक बात जानना चाहता हूं, इन सभी केसों की सुनवाई अलग अलग होगी, उनको कन्विक्ट भी किया जाएगा, कुछ केसों में हो सकता है कन्विक्ट ना हो, लेकिन अगर 3-4 और केसों में भी सजा हो गई तो क्या सिचुएशन होगी? सर देखिए, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का यहाँ कोई बेनिफिट उनको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा कहीं प्रावधान में नहीं लिखा है कि जब तक आपके ऊपर 1 से ज्यादा या 2 से ज्यादा या 5 से ज्यादा कंपाउंडिंग ऑफ केसेस ना हो तब तक आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। कंपाउंडिंग का बेनिफिट इस पूरे प्रावधान में या पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में कहीं नहीं है। उसमें तो एक लाइन लिखी कि इफ यू आर कन्विक्टेड तो आपके ऊपर ये सजा है, आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, चाहे वो एक ही केस हो। अब क्योंकि एक केस प्रेसिडेंस बन गया है लोअर कोर्ट का और मुद्दा यही है, अब बाकी कोर्ट्स को भी बहुत सोच समझ के जजमेंट देने होंगे
कि क्या वो यहाँ के जजमेंट के खिलाफ या इसके काउंटर में कोई जजमेंट देते? मान लीजिए कि आज गुजरात कोर्ट ने कहा कि नहीं ये मानहानि थी, हो सकता है कि हाइपोथेटिकल मैं कह रहा हूं, मान लीजिए कल को पटना कोर्ट कह दे कि हम इसको मानहानि नहीं मानते, हाइपोथेटिकली, उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में बेनिफिट ऑफ डाउट शायद राहुल गांधी को यह मिल जाए कि इस कन्विक्शन को स्टे कर दिया जाए, क्योंकि दो कोर्ट्स ने एक ही मुद्दे पे दो अपोजिट जजमेंट्स दिए हैं। तब आगे आके बात बनती है। तो मुझे लगता है कि इसमें से इस तरह की राजनीति की भी कोशिश की जाएगी कि जहां पे केस चल रहे हैं वहां पे एक ऑपोजिट व्यू कोर्ट का ले लिया जाए, ताकि किसी तरह से इस केस को, कन्विक्शन को डेफर किया जाए। अगर कन्विक्शन को डेफर किया जाता है तो राहुल गांधी साहब की सीट बच जाएगी। अगर मान लीजिए कि इस तरह का प्रयास किसी कोर्ट में होता है, तब आप ये भी कह सकते हैं कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो रहा है लोअर जुडिशरी, क्योंकि सब जगह ये जो केस है ये लोअर जुडिशरी के पास है। तो अब ये देखना है कि हायर जुडिशरी, पब्लिक, पॉलिटिशियंस और पूरी जुडिशियल फेटर्निटी इस पूरे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट को कैसे देखती। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का इसके तुरंत बाद बयान आया और उन्होंने कहा कि हमें तो पता था कि यही फैसला आएगा, कई जज बदले गए थे। ये जो उनका बयान है, क्या ये कोर्ट की अवमानना नहीं है? और क्या ऐसे बयानों पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर के सख्ती नहीं बरतनी चाहिए? ये कोई मामूली टिप्पणी तो है नहीं। किसी राष्ट्रीय पार्टी का कोई अध्यक्ष कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़ा कर रहा है और ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जैसे भारत की जुडिशियरी सरकार के दबाव में काम कर रही है और जैसे सरकार चाह रही है वैसे फैसले दे रही है। देखिए, जिस समय आप हताशा में होते हैं, परेशान होते हैं, तो एक बार और ये आ जाता है कि ये तो हमें पता ही था। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस को इस बात का पता है कि उनके पास कोई दलील नहीं थी कोर्ट में जज को कन्विंस करने की। इसीलिए मैंने पहले एक सवाल उठाया था कि कांग्रेस के जो सीनियर स्पोक्स पर्सन्स हैं, सीनियर लॉयर्स हैं, नामी लॉयर हैं, जिनको कांग्रेस ने राज्यसभा भेजा है, सारे पक्ष दिए हैं, इस समय जब कांग्रेस के राजकुमार के ऊपर खतरा है, वो सारे सीनियर वकील कहां गायब थे? कांग्रेस को इसका भी तो जवाब देना चाहिए कि उन्होंने अपने सीनियर लॉयर्स की फौज क्यों नहीं उठाई। कहने का मतलब यह है कि या तो उनको यह पता था कि यह केस हाथ से जा चुका है, कोई फायदा नहीं है एफर्ट करने का, क्योंकि कल को यह बात ना आ जाए कि इतने सीनियर वकील भी राहुल गांधी को नहीं बचा पाए तो उनकी साख पे क्वेश्चन नहीं लग जाए। उन्होंने अपनी साख बचाने के लिए राहुल गांधी साहब की बलि चढ़ा दी। एक आर्ग्यूमेंट ये निकल सकता है। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि शायद उनको ये पता था कि इस केस में कुछ हो नहीं सकता, तो क्यों फंसना। और खड़गे साहब को भी उन्होंने कह दिया था, देखिए जिस तरह के एविडेंसेस हैं, हमारा एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि यहां पे अब रिलीफ की उम्मीद बहुत कम है। दूसरा सिचुएशन ये है। तीसरा सिचुएशन ये है कि आप ये कहने लग जाएं कि अगर फैसला आपके पक्ष में नहीं है तो इसका मतलब कोर्ट अंडर इन्फ्लुएंस है अदर साइड के, मतलब अपोजिट पार्टी के, क्योंकि आपके फेवर में नहीं आया। और हकीकत यह है कि हर बार केस में यही होता है। यह सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं, अगर कोई कमर्शियल डिस्प्यूट भी या कोई और सिविल डिस्प्यूट में भी अगर कोई केस हारता है तो अक्सर ये एलिगेशन लगा दिया जाता है कि साहब जज मिला हुआ था, क्योंकि ये तो बहुत आसान है किसी के ऊपर लांछन लगाना। आप एविडेंस नहीं देख रहे हैं, या तो आप ये बता दीजिए कि एविडेंस गलत थे। तथ्यों के ऊपर अगर बात होती है तो जो जज ने एविडेंस कोट किए हैं, जो इंसिडेंसेस कोट किए हैं, कांग्रेस के जो वकील हैं उनको उसका एनालिसिस करके जनता के सामने रखना चाहिए कि ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं कोर्ट की, ये इसलिए गलत हैं, इसलिए हम इसको चैलेंज करेंगे हायर जुडिशरी में और ये जो कन्विक्शन है इसको वापस लिया जाएगा।
और अगर ये है और जजमेंट आ गया है, इतने क्वालिफाइड लोग हैं इनके पास, एक लाइन का मुद्दा है, एविडेंस सब सामने है, कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि सब कुछ वीडियो रिकॉर्डेड है। कौन था, क्या था, विटनेस की भी जरूरत नहीं है। एविडेंस आपके सामने है, जजमेंट आपके सामने है, कल सुबह अपील फाइल हो जानी चाहिए। अगर नहीं होती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी मंथन चलेगा कि आने वाले दिनों में क्या करें, क्योंकि यहां से बचने की उम्मीद कम है। अब एक और मैं सवाल आपसे जानना चाहता हूं। जिन वकील साहब का आपने जिक्र किया 2019 में, जब राहुल गांधी ने गलत बयानी कर दी थी सुप्रीम कोर्ट के बारे में, मीडिया के सामने आकर के ये कहा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी चौकीदार को चोर मान लिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट से ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की गई थी, इससे मिलती जुलती टिप्पणी भी नहीं की गई थी। उसके बाद इन पर अवमानना का मामला बन गया था। अभिषेक मनु सिंघवी इनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे, अपीयर हुए थे, और उन्होंने कहा था कि वो राहुल गांधी के मुंह से निकल गई बात और उनको गलतफहमी थी, इसलिए ये सेंटेंस निकल गया, तो वो खेद व्यक्त करते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा था कि खेद से काम नहीं चलेगा, बिना शर्त माफी मांगते हैं या ट्रायल का सामना करेंगे। तो वहां पर इन्होंने बिना शर्त माफी मांगी थी सुप्रीम कोर्ट में, तो इनकी जान बची थी। मैं जानना चाहता हूं, ये जिन वकीलों की आप फौज की बात कर रहे हैं कांग्रेस में, क्या अब उनको भी लगने लगा है कि राहुल गांधी पूरी तरीके से निरंकुश हो चुके हैं? ये बार बार ठोकर खाने के बावजूद, माफी मांगने के बावजूद सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनकी जो हिदायतें होती हैं, उनकी जो नसीहतें, एहतियात बरतने की जो उनकी अपीलें होती हैं, वो भी अब अनसुना कर रहे हैं और इसलिए गलतियों पर गलती किए जा रहे हैं। ये फैसला आने से पहले भी, जब ये सूरत के एयरपोर्ट पर उतरे थे, तब भी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर ये बातें आ रही थी कि साहब राहुल गांधी हैं, वीर सावरकर नहीं, माफी नहीं मांगेंगे। तो माफी नहीं मांगेंगे, मनमानी करेंगे, किसी की सलाहें भी नहीं मानेंगे, अपने सक्षम वकीलों की भी सलाह नहीं मानेंगे। इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरीके से निरंकुश हो गए हैं, किसी के काबू में नहीं है। कोई कांग्रेस का नेता इनको समझाने में सक्षम नहीं है इस समय। सर, होता क्या है कि जब आपको ये लगता है कि बाकी सब लोग पार्टी में मेरी मर्जी से हैं, मैं जिसको चाहूंगा रखूंगा, जिसको चाहूंगा हटाऊंगा, तो सर उस स्थिति में तो यही होगा ना। सवाल यह है कि राहुल गांधी साहब को जब पता लग गया, तब उनको ये पता लगना, ये भी बात समझ में आनी चाहिए थी कि जिस तरह की भाषा हमने राजनीति में इस्तेमाल करनी शुरू करी है, राहुल गांधी हों, चाहे केजरीवाल साहब हों, या बाकी आम आदमी पार्टी के जो एस्पिरेशन वाले नेता हैं, जिस तरह की शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, मुझे लगता है कि ये जो राहुल गांधी साहब का एपिसोड हुआ है, ये देश की राजनीति के लिए बहुत सुखद शुरुआत है, क्योंकि आज के बाद हर आदमी बोलने से पहले 4 बार सोचेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, कहीं डिफेमेशन का केस नहीं हो जाए। इसका मतलब भाषा पे संयम होगा, और अगर कन्विक्ट हो गए, क्योंकि अब तो हर चीज रिकॉर्डेड है, हर जो एपिसोड या जो अपना स्पीचेस हैं वो तो ऑफिशियली रिकॉर्ड की जाती है। तो कहने का मतलब ये है सर कि इस पूरी डेवलपमेंट का असर ये होगा कि भारत की राजनीति में एक स्वच्छता की शुरुआत होगी, पहला। दूसरा, जो लोग आज तक ये समझ रहे थे कि हम पावरफुल हैं, कुछ नहीं हो सकता, तो लोअर कोर्ट ने तो अपना जजमेंट दे दिया। अब सबकी निगाह होगी हायर कोर्ट पे और सीनियर एडवोकेट्स पे, जो राहुल गांधी को गाइड करेंगे कि किस तरह के दावपेच लगा के किस तरह से स्थिति से निकला जाए। सबकी निगाहें अब उस पे होंगी कि व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप और कौन क्या खेल खेलेगा। तो कई चीजें दाव पे हैं इस समय। सीनियर एडवोकेट्स वो क्यों नहीं अपीयर हुए,
अगर आज अगेंस्ट जजमेंट चला गया है तो उसको अब अपने किस हुनर से उसको पलटने की कोशिश करेंगे? क्या तर्क दिए जाएंगे एविडेंस के सामने? जो एविडेंस पब्लिक डोमेन में है, रिकॉर्डेड एविडेंस है, उसके सामने किस तरह के तर्क दिए जाएंगे? और कोर्ट में हायर जुडिशरी उन तर्कों को कितना सीरियसली लेता है, या जैसा ये कह रहे हैं कि सरकार के इन्फ्लुएंस में लोअर जुडिशरी ने काम किया, तो क्या कल लोग इस बात पे सवाल नहीं उठाएंगे कि साहब हायर जुडिशरी भी इन्फ्लुएंस में काम कर रही है? तो कहने का मतलब यह है कि कई चीजें अभी सामने आनी बाकी हैं, कई इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होने बाकी हैं। अभी तो शुरुआत है। लेकिन जहां तक बात है, एज ऑफ टुडे राहुल गांधी साहब जब तक अपने कन्विक्शन पे स्टे नहीं लेते, पनिशमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, कन्विक्शन पे कि वो गुनहगार हैं, जब तक यह साबित नहीं होता कि राहुल गांधी गुनहगार नहीं है, तब तक इनकी कुर्सी खतरे में है। आज की स्थिति तो यह है सर। विजय जी, मैं एक चित्र आपको और दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। जब ये सूरत पहुंचे तो इनकी पीठ पर एक बैग था। ये बैग, जाहिर है इसमें कुछ कपड़े लत्ते होंगे, और माना ये जा रहा है, कम से कम मेरे जैसे की तो बुद्धि यही कहती है, इनको अंदाजा था कि सजा हो सकती है, यहाँ से जेल भी भेजा जा सकता है, इसलिए उतने कपड़े रख लो। लेकिन इनको जमानत मिल गई वहां खड़े खड़े। एक ट्वीट में देख रहा था, ये राजा सिंह सेवारा करके हैं, इन्होंने लिखा है कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है वाले बयान से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने आज दोषी करार दिया, उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। इसके कुछ देर बाद उन्हें जमानत भी दे दी गई। अब सवाल ये उठता है कि सजा सुनाने के तुरंत बाद ही उसी समय क्या किसी आम नागरिक को जमानत मिल सकती है? क्या नेता और आम नागरिक के लिए कानून अलग अलग? देखिए, यही सवाल आता है बार बार। जहां तक बात है, देखिए, कोर्ट की जो दलील है या जो सीनियर जुडिशरी की भी दलील यही होती है कि बेल आदमी का राइट होता है। आपने उसको सजा सुनाई, सही है, कन्विक्ट घोषित किया, सही है, उसके बेस पे आपने सजा सुनाई, ये भी सही है, लेकिन कम से कम उसको मौका तो दो कि वो अपने न्याय के लिए अगर हायर जुडिशरी जाना चाहता है तो जाए। तो बेल तो राइट सबका है, हकीकत तो ये है, हर इंसान का राइट है बेल। जेल शुड बी एक्सेप्शन। लेकिन हमारे यहां पे अनफॉर्चुनेटली, चाहे वो लोअर जुडिशरी हो या जो भी आर्ग्यूमेंट रहते हो, चाहे वो मन मुटाव हो, चाहे द्वेष की भावना हो, जो भी हो सकता है, हर आदमी को तुरंत जेल भेजने की बहुत जल्दी हमारे यहां लगी रहती है, जो उचित नहीं है। तो जहां तक बात है, जो सवाल किया गया कि साहब आम आदमी को बेल मिल जाती, हकीकत यह है कि मिलनी चाहिए। राहुल गांधी के पास जितने अधिकार हैं संविधान में, हर आदमी के पास उतने ही अधिकार हैं। ना राहुल गांधी के पास एक्स्ट्रा है, ना आम आदमी के पास कम है। तो ये बात तो हकीकत है कि हिंदुस्तान में हर आदमी को बेल मिलनी चाहिए, अगर बहुत ज्यादा हीनियस क्राइम नहीं है या समाज के लिए वो थ्रेट नहीं है, या वो भाग ना जाए। जैसे आज हम पंजाब में एक भगोड़े को ढूंढ रहे हैं, उस स्थिति में अगर आप बेल दे देते और वो गायब हो जाता तो बात अलग है। लेकिन कुल मिला के स्थिति है कि हर इंसान को बेल मिलनी चाहिए, ताकि वो न्याय के लिए अगर उसको हायर जुडिशरी जाना हो तो कम से कम उसके पास वो ऑप्शन रहे। विजय जी, आखिर में मैं ये जानना चाहूंगा कि इन्होंने पार्लियामेंट के भीतर कई बार भाषण देते हुए प्रधानमंत्री के बारे में बहुत आपत्तिजनक बातें कही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके कुछ दूसरे संगी साथी भी उनको कायर, मनोरोगी, अनपढ़, पता नहीं क्या क्या कहते रहे हैं। कांग्रेस के कई नेता बिच्छू, नाली का कीड़ा और पता नहीं क्या क्या प्रधानमंत्री के बारे में आप शब्दों का प्रयोग करते रहे हैं। क्या समय नहीं आ गया? और राहुल गांधी का एक और बयान मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं। एक सभा में उन्होंने कहा था कि ये मोदी बिना सुरक्षा के अगर बाहर निकला
तो लोग इसको डंडे मारेंगे, नौजवान इसको डंडे मारेंगे। और उस पर प्राइम मिनिस्टर ने सदन में खड़े होकर के थोड़ा सा मजाहिया अंदाज में चुटकी लेते हुए कहा था कि चलो राहुल गांधी ने अच्छा है मुझे 6 महीने पहले चेता दिया, चुनाव से पहले मैं थोड़ा दंड मारूंगा, कसरत करूंगा, अपनी पीठ थोड़ा मजबूत कर लूंगा ताकि डंडे सहन कर सकूं। तो ये तो नरेंद्र मोदी का अंदाज है। लेकिन जो गलत बयानी उनके बारे में की जाती है, जो गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, आपको नहीं लगता कि बहुत सख्त कानून बनाने जाने की जरूरत है कि लोग कम से कम जो सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनके बारे में 10 बार सोचें कि अगर हम किसी को गाली दे रहे हैं, प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, चीफ जस्टिस हों, जो भी सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं, राज्यपाल हों, यहाँ तक के मुख्यमंत्री हों, उनके बारे में अगर कुछ भी आपत्तिजनक भाषा बोली जाती है तो एक सख्त कानून बने कि ऐसे लोगों को सजा दी जाए। देखिए, सबसे पहले सर, जो लोग इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे किसी के लिए भी करें, ये उनकी अपनी संस्कृति है, ये उनका अपना कल्चर है, ये उनके अपने मॉरल वैल्यूज है, ये उनके संस्कार हैं। आप क्या करेंगे सर? अगर आज इनको भाषा की समझ नहीं है और ये राजनेता बनना चाहते हैं और ये देश को लीड करना चाहते हैं और इस कल्चर, इस वैल्यू सिस्टम से, तो क्या समाज ऐसे नेताओं को चाहेगा? ये हम और आपको सोचना है। मैं हर चीज कानून के मुद्दे से नहीं देखना चाहूंगा। पहला सवाल तो यह है कि हम लोग क्या इस तरह के नेताओं की जरूरत महसूस करते हैं जिनकी भाषा इतनी सड़ी गली हो? पहला सवाल। ये कहां से सीख के आते हैं? इनके ये संस्कार किन्होंने दिए? इन्होंने घर में सीखे या इनकी संगत ऐसी रही? दूसरा सवाल ये बनता है, रही बात कानून की, तो सर एक लिमिट के आगे तो अगर आप जाएंगे तो डिफेमेशन का कानून ऑलरेडी है। अगर आप एक लिमिट से आगे जाते हैं, किसी की अवमानना करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो हर तरह का प्रावधान है समाज में और आपके आईपीसी की धाराएं हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि समाज को ऐसे लोगों को खुल के तिरस्कृत करना चाहिए कि भैया आपकी जरूरत नहीं है आपकी इस भाषा की समाज में। यह सभ्य समाज है, सिविलाइज्ड है। सिविल सोसाइटी का मतलब होता है सिविलाइज्ड सोसाइटी। आप अनसिविल भाषा का इस्तेमाल करके सिविल सोसाइटी से वोट मांग रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एक सभ्य समाज जाहिलों को वोट दे, जंगलियों को वोट दे, जिनकी भाषा की शैली इतनी खराब है कि वो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों की इज्जत नहीं कर सकते? आफ्टर ऑल प्रधानमंत्री कोई भी हो, ये किसी इंडिविजुअल की पर्सनल प्रॉपर्टी तो नहीं है ना सर। आपको प्रधानमंत्री नहीं पसंद, वो आपकी प्रॉब्लम है। जनता को पसंद है तभी तो बनाया है। और आप होते कौन है जनता की भावनाओं की डिसरेस्पेक्ट करने वाले? जब आप प्रधानमंत्री को गाली देते हैं तो इसका मतलब क्या है? जो मेजॉरिटी ने वोट दिया है कि यह आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, आप मेजॉरिटी को गाली दे रहे हो। बिकॉज प्रधानमंत्री तो उस मेजॉरिटी का रिप्रेजेंटेटिव है जिसने इस पार्टियों को जिता के और उनके नेता को प्रधानमंत्री बनाया। क्योंकि घर से तो बन के आए नहीं थे। जिस दिन जनता चाहेगी हटा देगी। तो आप जनता के जो मतदान है उसका भी आप सम्मान नहीं करेंगे और आप इतने एरोगेंट हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि जी बस हम ही डिसाइड करेंगे देश कैसे चलेगा। तो क्या ये डिक्टेटरशिप है या ये पूरा समाज आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है? तो ये बहुत बेसिक मुद्दे हैं सर, इनमें कानूनों की जरूरत नहीं है। यहां पे समाज को उठना होगा। और अब तो सोशल मीडिया का जमाना है। मुझे लगता है कि अगर कोई भी नेता अपशब्दों का इस्तेमाल करता है तो जनता को तुरंत कहना होगा कि भाई हम ठीक है, हम कोई पार्टी के ऊपर जो चुनाव होता है वो उनकी नीतियों को लेके होता है। अगर आप नीतियों से सहमत नहीं है, आप वोट मत दीजिए ना, किसी ने नहीं रोका आपको। तभी तो डेमोक्रेसी है कि मेरे पास 2 ऑप्शन है, कौन सा चूज करूं, या 5 ऑप्शन है, कौन सा चूज करूं। यही तो डेमोक्रेसी है। लेकिन जब एक बार मेजॉरिटी का पर्सन पावर में आ जाता है और आपकी आइडियोलॉजी या आपकी विचारधारा को रिजेक्ट कर दिया जाता है समाज के द्वारा, तो आप जो सत्ता में है आप उसको अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे।
ये तो डेमोक्रेसी की तौहीन हुई ना सर। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि ऐसे लोगों के लिए कानून भी है और उससे ज्यादा सजा समाज की है। और ये जो आज कन्विक्शन हुआ है राहुल गांधी का, मेरा ये मानना है कि समाज में सुधार की दिशा में, खासकर राजनीति में सफाई का दौर अब शुरू होगा। क्योंकि कोई भी नेता एक लिमिट के आगे अपने शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले 5 बार सोचेगा कि अगर मेरा नंबर यहां लग गया तो 6 साल के लिए प्लस 2 साल 8 साल के लिए मैं भी गया राजनीति से बाहर। तो जो लोग आज उल्टी सीधी बातें करेंगे, क्योंकि आराम से तो लोग बैठेंगे नहीं, अपने नेता को खुश करने के लिए ये ओवरबोर्ड जाएंगे, एक्सट्रीम शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपशब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि उनके वोटर्स या उनके फैन फॉलोइंग जो है मोदी साहब की या जो भी है, अगर वो लोग केस कर देते हैं तो ये कहीं नहीं लिखा गया है कि साहब मोदी साहब का हमने इंसल्ट किया। यह कहा जाता है कि साहब मैं भी अगर किसी लीडर का फॉलोअर हूं और आपने मेरे लीडर का अपमान किया है, मेरे को भी तो हर्ट होता है, मैं भी तो उनसे कनेक्टेड हूं। फिर कोर्ट कह दे कि नहीं, समाज में आप एक दूसरे को गाली दो, लेकिन जब तक अफेक्टेड जिसका नाम लिया वो केस नहीं करेगा तब तक हम कार्रवाई नहीं करेंगे। तो फिर पीआईएल की भी जरूरत नहीं थी। कहने का मतलब यह है कि समाज में स्वच्छता लाना जरूरी है। राजनीति में एक समय था क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों से हमने देखा, जब ये सो कॉल्ड यंग ब्रिगेड आई है पॉलिटिक्स में, भाषा का स्तर बहुत तेजी से गिरा है। आप अगर पुराने में जाएं तो शायद राइवलरी पहले भी थी, वाजपेयी साहब और इंदिरा गांधी में भी राइवलरी थी, लेकिन क्या इन तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता था? तो कहने का मतलब यह है कि भाषा का स्तर, संस्कारों का स्तर गिरा है राजनीति में। और ये जो कन्विक्शन हुआ है एक टॉल लीडर का, इसका मतलब यह है कि अगर कोई छोटा मोटा एमएलए एमपी के खिलाफ होता ना तो शायद लोग सोचते नहीं। आज जब राहुल गांधी के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है तो हर पॉलिटिकल नेता और वो लोग जो राजनीति में एस्पिरेशन रखते हैं उनको अपनी भाषाओं पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो 8 साल के लिए कुर्सी से बाहर होना बहुत आसान हो गया। एक और विषय पर आपके विचार चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक अपील आप सबसे। एक तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपना कमेंट जरूर दें, इस विषय पर फॉरवर्ड भी करें अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। इसके अलावा आप जानते हैं कि विजय सरदाना साहब का एक चैनल आ गया है, और आ ही नहीं गया है बल्कि आप लोगों का भरपूर प्यार भी उसे मिल रहा है, विजय सरदाना इनसाइट्स। तो उस पर बहुत अच्छे वीडियो आ रहे हैं, आप उसको जाकर के जरूर सब्सक्राइब करिए। विजय जी, ये जो हमें देश के भीतर फ्रस्ट्रेशन दिखाई देता है अलग अलग दलों की तरफ से, अलग अलग नेताओं की तरफ से, ये जो लंदन में बैठ कर के बीबीसी 2 एपिसोड बनाती है गुजरात दंगों को लेकर के, 2002 में कोई दंगा हुआ, उस पर एसआईटी का गठन हुआ, क्लीन चिट मिल गई, सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट मिल गई, कहीं से कोई किसी तरह की कोई शक शुबहा बाकी नहीं रहा, फिर भी बीबीसी 2 एपिसोड बनाती है, प्राइम मिनिस्टर पर अटैक किया जाता है। जॉर्ज सोरोस वो कहता है कि 2024 में नरेंद्र मोदी सत्ता में दोबारा ना आए, इसके लिए मैं 8-10 हजार करोड़ रुपया खर्च करने को तैयार हूं। ये जो यहां से लेकर के वहां तक फ्रस्ट्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, इसकी मूल वजह क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहद लोकप्रियता, दुनिया में भारत की बढ़ती हुई साख, या ये लोग नरेंद्र मोदी के जैसा बन नहीं पा रहे हैं, उनसे बड़ी लकीर खींच नहीं पा रहे हैं, लोगों का विश्वास अर्जित करने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहे हैं, ये बड़ी वजह है। सर वजह एक और भी है। वजह यह है कि इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार हाथ से जाता हुआ दिखा, और कुछ नहीं है। जॉर्ज सोरोस कौन है सर? व्यापारी आदमी है, उसको क्या लेना देना आइडियोलॉजी से? अगर आइडियोलॉजी की ही बात होती तो अच्छे खासे बैंकों को
जिस तरह से उन्होंने पूरा मुनाफा कमाया, अगर समाज की ही चिंता होती तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को खतरे में नहीं डाला होता, बैंक ऑफ थाईलैंड को खतरे में नहीं डाला होता, सैकड़ों करोड़ों लोगों की आमदनी जिन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया उनको बर्बाद नहीं किया होता अपने स्वार्थ के लिए। आफ्टर ऑल है तो ट्रेडर भाई, हर ट्रेडर अपना कदम जब उठाता है तो वो किस लिए उठाता है कि मेरे को मुनाफा बढ़े। ये थोड़ी होता है कि मैं कदम इसलिए उठा रहा हूं कि कोई और कमा ले, ऐसे तो कोई ट्रेडर काम नहीं करता। तो पूरी जिंदगी जिसे कहते हैं ना 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये जो समाज सेवा के नाम पे ये जो कर रहे हैं ये वही है। पूरी जिंदगी इन्होंने स्टॉक मार्केट के अंदर, मैं नहीं कहता कि अनफेयर तरीके से, लेकिन जो भी इन्होंने खेल खेले, क्योंकि मनी पावर मार्केट का डायरेक्शन बदलता है। आज अगर मेरे को मान लीजिए हिंदुस्तान में किसी के शेयर को उठाना है या गिराना है और मेरे पास $1 बिलियन है, मैं कल कर दूंगा। हो सकता है अगले 5 दिन में मैं उस कंपनी के शेयर्स को 20 गुना ले जाऊं, लेकिन जब मेरे को लगेगा कि हाँ मैच्योरिटी हो गई, बहुत सारे लोग घुस गए उसमें, अब खरीदने के लिए तैयार है, मैं बेच के निकल जाऊं। तो ये भी तो छलावा है ना, क्योंकि आपने पूरी जिंदगी अगर शॉर्ट करा है, हकीकत अगर होती तो आप भी 10-12% के हिसाब से चलते रहते। लेकिन पूरे स्टॉक मार्केट में सोरोस साहब ने भी तो ग्रीड का इस्तेमाल किया ना, तो संत और सन्यासी तो वो है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस इंसान ने पूरी जिंदगी लालच में रह के सिस्टम का यूज किया अपने फायदे के लिए, और अगर मैंने मान लीजिए $100 बिलियन कमाया और उसमें से मेरे को 2-4-5 बिलियन डॉलर अपनी हॉबी पे खर्चने पड़ जाए कि दुनिया में यहां अराजकता फैलाओ वहां फैलाओ, क्या फर्क पड़ता है सर। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि इन लोगों को भारत जितना बड़ा बाजार, जो आज से पहले शायद इनको लगता था कि इनके वेलविशर्स हैं, इनके हिसाब से दुनिया चलेगी, अब वो इनके हाथ से जाता हुआ दिख रहा है। आज एक बात और समझिए सर, मान लीजिए आपने, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूं, कोविड आया, आपको लगा कि फाइजर ने एक वैक्सीन बनाई और आपने फाइजर के बहुत सारे शेयर खरीद लिए, क्योंकि उनको पता है कि दुनिया में इसके अलावा तो कोई कंपनी है नहीं और भारत में भी भयंकर रूप से कोविड का असर है। अब फाइजर नेगोशिएट कर रहा है भारत से कि हम आपको $10 पे एक वैक्सीन डोज देंगे, जबकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन $1 होगी। तो इससे कितना मुनाफा होगा। लेकिन भारत ने, मोदी साहब ने कहा नहीं जी, हम फाइजर की वैक्सीन नहीं लेंगे, हम घर में बनाएंगे। जब आप इस सोच से आगे बढ़े तो फाइजर को जहां पे 200 करोड़ 250 करोड़ डोसेज देने थे वो तो दुकान बंद हो गई ना सर। 200 करोड़ का आप इमेजिन लगा लीजिए कि कितने $1 बिलियन का बिजनेस होता भारत से। अब मोदी ने वो तो होने नहीं दिया, तो गुस्सा किस पे आएगा आपको, मोदी पे या फाइजर पे। तो यही प्रॉब्लम है आत्मनिर्भर भारत की, कि जो लोग भारत को लूटना चाह रहे थे, जो लोग भारत का शोषण करना चाह रहे थे, उनके लिए रास्ते धीरे धीरे बंद हो रहे हैं और वो भारत के खिलाफ। और भारत में किसको, भारत के नेतृत्व को, जिसने ये सब किया भारत में, आप गुस्सा तो उस पे होंगे ना सर। तो यही हो रहा है। अगर आज मोदी साहब को लेके इतनी गुस्सा है कुछ एनजीओज में और कुछ फॉरेन एजेंट्स के अंदर, उसका कारण यह है कि उनका एजेंडा नहीं चल पा रहा जो वो चलाना चाहते थे। ऑब्वियसली जब मेरा प्लान फेल हो रहा है तो मैं तो गुस्सा करूंगा और वही झलक रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, इतना समय निकालने के लिए और कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार सर। वंदे मातरम। वंदे मातरम।